हाँ तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का फोर्थ लेक्चर लेके आ गया हूँ। जो प्रीवियस क्लास में मैं आपसे पूछा था, क्या इनर्शिया सभी ऑब्जेक्ट के लिए सेम होता है, कांस्टेंट होता है? तो इसका आंसर हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है या अलग होता है, वो एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो, ये जो फिगर है यहाँ पे देखो ध्यान से। क्या है कि जो एक लड़का है जो छोटू है, क्या कुछ भी नाम ले लो, ये क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक मारा। ठीक है, ये बॉल है, फुटबॉल है, जो भी है, इसको किक मारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फुटबॉल जो है आसानी से मूवमेंट करने लगा, जो उसको जहाँ जाना था चले गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, वही उसी लड़के जो छोटू है उससे क्या करवाया हमने, स्टोन पे बोला कि इतने ही ज़ोर से मारा। क्या स्टोन फुटबॉल की तरह वो मूवमेंट करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेस्ट का जो इसका क्या बोलते हैं, जो इसका रेस्ट का जो सिचुएशन है, इसको रेस्ट से तोड़ने के लिए, मूवमेंट में लाने के लिए, तो इसमें कम फोर्स लगाना पड़ा। और इसको हमें मूवमेंट अगर ज़्यादा लाना है तो इसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगाना है। मतलब ये हुआ कि हम लोग जो तभी पढ़ रहे थे कि इनर्शिया जो है, जो भी हमने 3 तरह के इनर्शिया पढ़े, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग मास का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है। आप लोगों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर करा था इसका, जो मैं आपसे पूछा था कल, कि मतलब ये कि जिस ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। मतलब कि फुटबॉल का मास कम होता है, जाहिर सी बात है, ये बड़ा सा पत्थर है और ये फुटबॉल है, इसका मास कम है तो इसमें इनर्शिया भी कम है, क्योंकि इसका इनर्शिया, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ा। ठीक है, और यहाँ पे पत्थर है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा। तो समझ में, यहाँ पे देखो दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, उस फिर समझते हैं और अच्छे से। ये लड़का क्या कर रहा है, जो छोटू है, ये टॉय कार को खींच रहा है। ठीक है, आसानी से खींच लेगा, क्योंकि टॉय कार का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, आसानी से उसको खींच रहा है, खेल रहा है इसके साथ। अब मैं बोलूँ इस छोटू को, छोटू, जो ये जो ट्रक है, हैवी ट्रक है, इसको खींच के दिखा। इसको खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। मतलब ये कि इस ट्रक का मास क्या है, ज़्यादा है। मास ज़्यादा है तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया ज़्यादा है तो इसमें हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, उसका जिसका मास कम तो उसका इनर्शिया कम होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। देखो, कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये लड़का है, काफ़ी तेज़ गति से भाग रहा है, तेज़ वेलोसिटी से भाग रहा है। अब मैं बोल दूँ इसको सडनली रुक जाओ, क्या ये रुक पाएगा? अगर रुक गया तो ये नीचे गिर जाएगा। फिर उसी तरह एक हैवी ट्रक है, काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से जा रहा है, और मैं बोलूँ इसको सडनली ब्रेक लगा दे, तो क्या हो जाएगा? ये एक्सीडेंट हो जाएगा। उसी तरह ये ट्रेन है, ये जो ट्रेन है काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, मूव कर रही है, जो भी है, तो ये स्टेशन से पहुंचने से पहले ही क्या करता है, अपना स्पीड को कम करता है, धीरे धीरे स्टेशन पे पहुंच के वो रुक जाती है। मतलब अगर अगर इसको बोला जाए कि काफ़ी तेज़ गति में ब्रेक लगा जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ब्रेक लगेगा काफ़ी तेज़, अगर वेलोसिटी से ट्रेन मूव कर रही है तो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मतलब ये, मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को सडनली रोक पाना हमें, मतलब कि क्यों, मतलब इतना मुश्किल होता है, तो उसको समझने के लिए हम लोग, इसका आंसर हमें आप लोगों को आगे मिलेगा, फिर उसको समझते हैं। देखो, हमें न्यूटन सेकेंड लॉ से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, जो मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से समझ लेना ज़रूरी है, तभी हमें न्यूटन सेकेंड लॉ समझ में आएगा। तो ये मोमेंटम क्या भला है, इसको समझते हैं। देखो, जो मोमेंटम होता है, जो मोमेंटम होता है उसको हम लोग सबसे पहले पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मोमेंटम जो है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को वी से या फिर यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह मोमेंटम को हम लोग क्या करते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब ये मोमेंटम क्या हमें बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसमें कितने क्वांटिटी में मोशन है उसको ये बताता है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, द क्वांटिटी विच मेजर द अमाउंट ऑफ मोशन इन बॉडी। मतलब थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी एग्जांपल देता हूँ तो आप इसको पहले नोट कर लो। द अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिनोटेड बाय द क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितने अमाउंट में मोशन है, किस अमाउंट में मोशन है, उसको जो हम लोग मेजर करते हैं, जिस क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, अभी एग्जांपल देखते हैं फिर और क्लियर होता है हो जाएगा। चलो देखो, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, फिर यहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि दो बच्चे हैं, वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसने क्या करा, ये वाला जो है ये थोड़ा शैतान है, तो इन्होंने क्या करा, जोर से मारा, इसके सर पे लग गया, ये बॉल लग गया इसके सर पे। तो ठीक है, लग गया। तो अब क्या होगा, इंजरी कितना लगेगा वो आप लोग कितना होगा वो आप लोग जानते हैं। फिर दूसरे केस में हमने क्या करा कि ये जो लड़का है फिर ये शैतानी कर गया। अब ये क्रिकेट खेल रहा है, फिर इन्होंने इसको बॉल मार दिया यहाँ पे। अब मैं पूछूं कि इन दोनों में से किसको ज़्यादा इंजरी हुई, इन दोनों में से किसको ज़्यादा इंजरी हुई। आप लोग जानते ही हो कि ये जो टेबल टेनिस बॉल होता है उसका जो मास होता है वो प्लास्टिक का बहुत छोटा सा रहता है, आप लोग पता ही होगा। जो टेबल टेनिस बॉल का मास कम होता है और जो क्रिकेट बॉल का मास जो होता है ज़्यादा। तो मतलब क्या हुआ कि इसको कम इंजरी होगी ये वाले लड़के को, और इस वाले को ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल का मास कम है और क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है। ठीक है, तो इन इन जो ये जो फिगर देखा है इसका कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, तो उसको देखते हैं। तो ये जो कंक्लूजन है इसका, द ऑब्जेक्ट विच हैव लेस मास और वेट, द मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज आल्सो लेस। मतलब ये हुआ, ये जो टेनिस बॉल है, ये जो टेनिस बॉल है इसका मास कम है, इसका मोमेंटम भी कम है, और इसमें इंजरी क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, अब ये क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का जो मास है वो ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है और इंजरी भी उससे ज़्यादा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम भी बढ़ेगा। मतलब ये हुआ कि ये मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर P जो है ये मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये हुआ किसी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ रहा है या फिर ज़्यादा कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का मास, तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अगर मास को हम लोग घटाएंगे तो मोमेंटम भी घटेगा। समझ में है? तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास का। समझ में है? क्लियर? उसे इनर्शिया भी था वैसे ही, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा और इनर्शिया ज़्यादा। उसी तरह जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, और मास कम तो मोमेंटम भी कम होता है। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखो, अभी हमने क्या कंसीडर करा, एक बुलेट, जो मतलब कि गन जो भी होता है, रिवॉल्वर जो भी होता है, उसमें बुलेट होता है। बुलेट का मास बताओ कितना होता है? बहुत कम होता है। क्रिकेट बॉल के अगर कंपेयर किया जाए तो ये इस बुलेट का मास कम है। अगर हम इस बुलेट को किसी गन से फायर कर दें तो क्या हो जाएगा, इंसान क्या करेगा, डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जो है वो मास के अलावा वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि जो क्रिकेट बॉल है और ये जो बुलेट है, इस बुलेट का जो वेलोसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो क्रिकेट बॉल होता है उसका वेलोसिटी जो होता है वो कम होता है। तो मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का भी। मतलब जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा, जिस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम तो मोमेंटम भी कम। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी ज़्यादा है, बट वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे तो मोमेंटम भी उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होगा। ठीक है, अभी और समझते हैं मोमेंटम को थोड़ा सा। देखो, तो अभी हमने क्या करा
कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एज वेल एज वेलोसिटी। मतलब मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एंड वेलोसिटी का। तो मोमेंटम का क्या फार्मूला निकल के आया, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग p से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को m से और वेलोसिटी को v से। तो p इज इक्वल्स टू m इंटू वी हो जाएगा, हो गया। ठीक है, देखो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। मास को हम लोग एसआई यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट मास किस में होता है, ग्राम में, वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में होता है। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे, थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देते हैं इसके यूनिट में। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, आप लोग घूम जाओगे। तो इसको देखते हैं हम लोग। देखो एक यूनिट इसका ये भी होता है, आई थिंक इसका न्यूटन सेकेंड होता है। वो कैसे है, देखो फोर्स का जो एसआई यूनिट था वो जो न्यूटन था, न्यूटन जो था वो किसको लिखे थे हम लोग, केजी मीटर पर सेकेंड को। ठीक है, अब यहाँ देखो पर सेकेंड स्क्वायर था आई थिंक, पर सेकेंड स्क्वायर जो 1 न्यूटन था केजी मीटर पर सेकेंड। एफ इक्वल्स टू एम ए, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसका मास का केजी होता है। अब देखो इसको कंपैरिजन करो, ये जो है इससे कुछ मिलता जुलता है। अगर यहाँ पे स्क्वायर पावर -1 के जगह -2 आ जाए तो, ठीक है। तो देखते हैं इसको। देखो यहाँ जो है क्या है, ये केजी मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब क्या करें यहाँ पे, देखो केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और सेकेंड दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। मतलब इसका कोई मतलब कोई नहीं होता, 1 ही होता है। अब क्या करो कि ये वाला जो सेकेंड है इसको ऊपर लेके चले जाओ, इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में क्या बच जाएगा, सेकेंड। तो ये देखो ये बचा अपने पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड। अब ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं, और ये सेकेंड हो गया। तो हम लोग मोमेंटम का यूनिट क्या बोल सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते हैं, लेकिन जो ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो एक मोमेंटम का एग्जांपल मैं और देता हूँ, थोड़ा समझ जाओगे। देखो जब आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे, जब ऊपर से बहुत ज़्यादा ऊपर से अगर कोई कैच आती है तो आप लोग क्या करते हो, बॉल को कैच लेने के बाद हाथ को अपने पीछे की तरफ खींचते हो, खींचते हो कि नहीं खींचते हो, जाहिर सी बात है पीछे खींचते हो। अगर आप नहीं पीछे खींचोगे तो बॉल वो क्या होगा, आपके हाथ से गिर जाएगा। तो हम लोग जनरली वहाँ पे क्या करते हैं, बॉल का मोमेंटम को कम करते हैं पीछे खींच के। ठीक है, या फिर और एग्जांपल देखो, कांच के मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो तो आप किसी के घर के मतलब कांच में अगर बॉल लगे तो जनरली कांच टूट जाती है। और वहीं पे अगर आप क्या करो, मतलब गन से अगर जो गोली है या बुलेट है और उसी खिड़की पे मारो तो खिड़की को वो हल्का सा होल करके वो बुलेट जो है निकल जाएगा। तो ये भी एक मोमेंटम का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ की तरफ। तो यहाँ पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ में क्या है, देखो ध्यान से। न्यूटन्स सेकेंड लॉ का जो डायलॉग है उसको देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। मतलब ये हुआ, देखो एग्जाम्पल इसको समझते फिर से। कौन सा, हाँ ठीक है। देखो अगर कोई छोटा सा मतलब कि हाँ, कोई एक साइकिल मतलब आपके तरफ आ रही है, ठीक है। अब आपको साइकिल को रोकना है, ठीक है, कुछ वेलोसिटी से आ रही है और आपको साइकिल को इसको रोकना है। तो आप क्या करोगे, इसको फोर्स लगाओगे आगे आके, मतलब ठीक है। तो आपको जाहिर सी बात है कम इंजरी होगी, साइकिल में कम मास है, इसका मोमेंटम भी कम है। और अगर वही उसी जगह पे आपको कार को रोकना है, अगर ये कार काफ़ी
तेज़ गति से, तेज़ वेलोसिटी से आ रही है, आप इसको रोकना चाहते हो तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कम फोर्स लगाए तो आपको ये दबा के निकल जाएगा, आपका डेथ भी हो सकता है। मतलब ये हुआ, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर कम है तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम ज़्यादा है तो उसे हमें ज़्यादा फोर्स के साथ उसको रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर समझते हैं क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहाँ मतलब रेट का बात आया, मतलब वो डिवाइड बाय टाइम है। तो मतलब क्या हुआ कि फोर्स चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फोर्स का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या हुआ, जैसे चेंज इन एक्सेलरेशन बोल देते थे, मतलब वहाँ पे क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। देखो यहाँ मास, ये मास है, ये वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी, v, फाइनल वेलोसिटी। ये मास है m, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। आपको पता ही होगा, एक्सेलरेशन में पढ़ा था हमने। और टाइम क्या है, t क्या है, टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये जो दोनों में मास है, मास को हमने कॉमन ले लिया। तो मास को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी। वी माइनस यू अपॉन टी क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो हमें क्या निकल के आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ। तो और थोड़ी कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखो आपको बोला जाए कि 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा, यहाँ से हमें सेकेंड लॉ से हमें फोर्स के बारे में पता चला। 1 न्यूटन फोर्स क्या होगा, 1 न्यूटन फोर्स कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है 1 kg है। ठीक है, अगर इसमें अगर फोर्स लगाते, हमने नहीं पता कितना फोर्स है, अगर इसमें एक्सेलरेशन एज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, तो इस ऑब्जेक्ट में जो हमने फोर्स लगाया था वो 1 न्यूटन के बराबर है। 1 kg के मास पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन हो जाए तो वो 1 न्यूटन का फोर्स होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से अभी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा कि फोर्स का न्यूटन जो ऐसा यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, और सीजीएस यूनिट जो होता है वो डाइन होता है। ठीक है, पता ही होगा आपको, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो न्यूटन और डाइन के बीच में क्या रिलेशन है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन होगा। तो आप लोग इसका जो भी है लिख के या फिर कमेंट करके व्हाट्सएप ग्रुप या फिर यहाँ पे भी यूट्यूब पे आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग तब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।